वेरी गुड। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कहाँ पे एक्ट होता है? ऑलवेज पैरेलल टू द गिवन सरफेस। मतलब जब हम एनएलएम के फोर्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो फील्ड फोर्स को छोड़ के हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि हम क्या करेंगे, किसी भी सरफेस को विद द हेल्प ऑफ फिंगर अगर प्रेस करेंगे तो हमने प्रेस किया मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, एंड उस फोर्स के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये सरफेस प्रोवाइड करेगा और वो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड इस डायरेक्शन में जो फोर्स हमें मिल रहा है ये हमने अप्लाई नहीं किया था, हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसको हमने बोला था एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब दो बॉडीज के कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स इंड्यूस्ड हुआ था उसको हमने बोला एज ए कांटेक्ट फोर्स। लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट नहीं होता है, तो हमने इसके क्या फाइंड किए थे? कंपोनेंट्स। और वो कंपोनेंट कैसे थे? एक था कंपोनेंट पैरेलल टू द गिवन सरफेस, दूसरा था परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। ऐसे क्यों? क्योंकि हमने वेक्टर में डिस्कस किया है, डिसाइड किया है कि हम हर बार जो भी कंपोनेंट्स लेंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, उसमें अगर एक अलोंग एक्स एक्सिस है तो दूसरा अलोंग वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि जो सरफेस को परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्ट होता है उसको हम बोलेंगे एज ए नॉर्मल कंपोनेंट या फिर नॉर्मल रिएक्शन, एंड जो सरफेस के पैरेलल में एक्ट होता है उसको हम बोलेंगे एज ए फ्रिक्शनल फोर्स, जो कंपोनेंट पैरेलल टू द गिवन सरफेस था। तो आगे नाउ ऑनवर्ड हमें डिस्कशन करना है ओनली अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन ओनली अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स इसका मतलब बाकी सारे फोर्सेज छोड़ देंगे, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, ऐसे नहीं होगा। अब तक जो फोर्स हम कंसीडर करते थे कौन सा? एक वेट था mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद सरफेस प्रोवाइड करता था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। अगर दो ब्लॉक्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो एक्सर्ट करते थे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इन बिटवीन द सरफेस। अगर दो ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग थे तो वहां पे स्प्रिंग का टेंशन इंड्यूस्ड होता था। दो ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद स्प्रिंग था तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स था। हटो देगा। तो अभी क्या होगा, वो सारे फोर्सेस रहेंगे, बस जो फोर्स अब तक हम कंसीडर नहीं कर रहे थे एक एक्स्ट्रा का फोर्स हमें हर बार कंसीडर करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है एज ए फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो राइट डाउन फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force is a contact force. Frictional force is a contact force which opposes, किसको अपोज करेगा? relative motion of the body, which opposes the relative motion of the body, which opposes the relative motion of the body is called as frictional force. एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे बघा. ज्यांच्या एनएलएमच्या आतापर्यंतच्या क्वेश्चन मधल्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्यात त्यांना आपण एकदम स्मूथ जाणार आहे, बट जे ॲब्सेंट होते, लेट जॉईन केले किंवा प्रॉपर विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व नहीं केले, तिकडे जो प्रॉब्लम होता तो इकडे पण येणार है, ठीक है. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसका काम क्या होगा वो हमने एक स्टेटमेंट में लिख दिया है. इसका काम होगा अपोज करना. किसको अपोज करना? मोशन को अपोज करना नहीं, बट 99.99% केसेस में क्या होता है, मोशन को ही अपोज होता है. लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो नेचर है, ये इंड्यूस्ड होता है क्योंकि इसको क्या करना है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक सरफेस है और यहाँ पे हम ये ब्लॉक को प्लेस करेंगे और ब्लॉक को प्लेस करने के बाद यह इतना फोर्स हम ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे. तो अगर हमें एफ इतना फोर्स दिया है कि ये एकदम छोटा सा है, नेग्लिजिबल है, कंसिडरेबल नहीं है, तो ये फोर्स इस ब्लॉक को मूव नहीं कर सकता है. स्टार मार्क करके कंडीशन है कि ये सरफेस स्मूथ नहीं है. आज के बाद में जो भी डिस्कशन होगा वहां पे सरफेस स्मूथ नहीं रहेंगे. सरफेस स्मूथ नहीं है मतलब सरफेस खड़बड़ित है, मतलब वहां पे क्या होगा, दोनों के बिटवीन स्लाइड थोड़ा सा जितना दिया है उतना फ्रिक्शन हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. मतलब अगर ये एफ एकदम छोटा है तो ब्लॉक मूव ही नहीं होता है. इसका मतलब हमारा जो फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया था उसको कोई तो बैलेंस कर रहा है, और जो बैलेंस करने वाला फोर्स है उसी को हम बोलते हैं एज ए फ्रिक्शनल फोर्स. आता कहाँ से, मी आत्ताच सांगितलं. हम जो भी एफर्ट्स अप्लाई करेंगे सरफेस के ऊपर उसकी जो एक्शन मिलती है उसको हम बोलते हैं एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. उसके दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल टू द गिवन सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, एंड दूसरा पैरेलल टू द गिवन सरफेस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे हमारे एफर्ट्स के बाद भी ये ब्लॉक अगर मूव नहीं होता है, इसका मतलब हमारे एफर्ट्स को अपोज करने वाला एक फोर्स होता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा और वो क्या कर रहा है, इस फोर्स को हर बार अपोज कर रहा है. लेकिन कंडीशन क्या है, देखो कि हम ये फोर्स अगर बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक डिस्प्लेस होने लगेगा.
और दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि फिर से एक सरफेस है, इसके ऊपर पहला ब्लॉक है ए, इसके ऊपर और एक ब्लॉक है बी, और अगेन हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं अब वो ए के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब बी के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि जैसे हम ए को प्रेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, मोशन में सेट करेंगे, ए के साथ साथ बी भी मोशन में सेट होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि बी के ऊपर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था, तो बी के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। म्हणजे इथं काय होत आहे? फ्रिक्शनल फोर्स मुळे मोशन को अपोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बी के मोशन को रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स है। का डिफरन्स होतोय लक्षात येतोय का? कारण फ्रिक्शनल फोर्सचं काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, यानी अगर यहाँ पे बी एंड ए के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं हुआ तो बी जो है ए के रिस्पेक्ट में पीछे आएगा, मतलब बी की मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए परफॉर्म होगी, वो परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक ए के लिए पीछे एक्ट होता था वही ब्लॉक बी के लिए आगे एक्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज टू द मोशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अपोज टू द रिलेटिव मोशन बोलते। क्लियर है? सेम प्रोसेस होईल, त्याला पण पुढंच हो, नाही लागला पुढं तर काय होईल, तो तिथंच राहील। क्लियर हो गया? फिर फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है, क्यों डिफाइन करते हैं इसे? अपोज टू द रिलेटिव मोशन। आता इथून पुढे प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये हेच डोक्यात ठेवायचं, फ्रिक्शन आ गया मतलब क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया मतलब क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया मतलब क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। जैसे कि अब एक की जगह पे दो ब्लॉक्स आ गए, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, पहला ब्लॉक है ए, दूसरा ब्लॉक है बी, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्या डेवलप होता है? टेंशन। इसको खींचने के लिए अगर मैं एफ इतना फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ब्लॉक ए के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कहां पे एक्ट होगा? यहां पे, क्योंकि ब्लॉक ए सरफेस के रिस्पेक्ट में जो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको अपोज करना ये फ्रिक्शन का काम था, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। अभी ब्लॉक बी के लिए क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों ऐसे? कारण बी पण पुढे चाललाय, तो उसकी मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में अगर स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग तो क्या होगा? फिर से हम यहाँ पे एफ इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ना, तो यहाँ पे ए वाला जो ब्लॉक है वो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेम केस बी के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एक सरफेस दिया है, ब्लॉक ए है, उसके कांटेक्ट में ब्लॉक बी दिया है। अगर यहाँ पे हम ए को प्रेस कर रहे हैं एफ इतने फोर्स से, तो इसका मतलब ब्लॉक ए सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन परफॉर्म करने वाला है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स फॉर ए कहाँ पे एक्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अभी फ्रिक्शनल फोर्स फॉर बी कहाँ पे एक्ट होगा? ये भी बैकवर्ड पोजीशन में एक्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। कळतंय का? ब्लॉक एकावर एक असले तर वेगळी कंडिशन आहे, बाजूबाजूला असले तर वेगळी कंडिशन आहे। या कंडिशन मध्ये कन्फ्युजन होणार नाही जर आपल्या डोक्यात क्लियर असेल कि फ्रिक्शन का काम क्या है? अपोज करना। किसको अपोज करना? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जैसे ये सरफेस अभी हमें इंक्लाइन दिया है, अब इंक्लाइन सरफेस पे यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास है ए, सॉरी जो है ए, जिसका मास आपको बोला है कितना है? एम है, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पुली टू द अनदर ब्लॉक, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है बी। तो यहाँ पे एक्ट होने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? असं नहीं ना बाळांनो, हमें तब तक मालूम नहीं होगा जब तक ब्लॉक की मोशन नहीं समझ में आएगी। सांगा बरं कुठं एक्ट होईल? डायरेक्ट आन्सर सांगायला लागतं, असं नका करू ना। आपण काही मासच्या कंडिशन दिल्या का? नहीं दिल्या। ठीक है, यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, तो अब बोलो कहाँ पे एक्ट होगा? अगर m2 ग्रेटर देन m1 है, ऐसे अगर बोला है तो देखो कंडीशन क्या है कि ब्लॉक बी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। अगर वहां पे कांटेक्ट नहीं होगा तो कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी नहीं होगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स भी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के दोनों कंपोनेंट है, कळालं ना? तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स
एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों भी कब इंड्यूस्ड होंगे, जब कांटेक्ट आ रहा है। कांटेक्ट किसके साथ, एक तो सरफेस के साथ, नहीं तो एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ। यानी बी के ऊपर यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा, लेकिन फ्रिक्शन एक्ट होगा कहाँ पे, ए के ऊपर। आता सांगा डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पे इसका जो वेट होता है m1g साइन ऑफ थीटा, अगर ये एंगल थीटा है यानी कि ये अप्लाइड फोर्स हो गया, मतलब ये ड्राइविंग फोर्स था, अपन बघितलं होतं फ्रायडे सॅटर्डेच्या लेक्चरला, ठीक है। तो ये ड्राइविंग फोर्स है, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, अपवर्ड। असं नसतं, कळालं ना, कोणते फोर्स कुठे एक्ट होतात फरक पडत नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है, अपोज करना। किसको अपोज करना, रिलेटिव मोशन को। तो हमें देखना पड़ेगा ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है। अगर m2 ग्रेटर है तो ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड जाएगा, एंड ब्लॉक के अपवर्ड जाने की मोशन को अपोज करने का काम फ्रिक्शन करेगा, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर बोला है कि m1 ग्रेटर देन m2 है, अगर m1 ग्रेटर देन m2 है, ये फर्स्ट केस थी, तो सेकंड केस में क्या होगा, ये m1 ग्रेटर है एंड उसके साथ साथ m1g साइन थीटा भी ग्रेटर आ रहा है, ये कंडीशन दी है आपको। तो उस केस में ब्लॉक कहाँ पे मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अभी फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, म्हणजे बॉडी त्याच आहे, फ्रिक्शन तेच आहे, फक्त फ्रिक्शनची डायरेक्शन कशी रिव्हर्स होते, क्लिअर होत आहे। म्हणजे प्रत्येक वेळी फक्त आपल्याला हेच लक्षात ठेवायचं, फ्रिक्शन विल अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, फ्रिक्शन विल अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। मग आता हेच सगळं पुढे आपल्याला फ्रिक्शन मध्ये बघायचं आहे। एक तो ब्लॉक आएगा, नहीं तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आएगा, नहीं तो दो ब्लॉक कनेक्टेड विद द स्प्रिंग आएगी, नहीं तो दो ब्लॉक कनेक्टेड विद द स्प्रिंग आएगी, नहीं तो ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रहेंगे, जो ऑलरेडी हम एनएलएम में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब ये फ्रिक्शन से रिलेटेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमें डिस्कस करने हैं, और कल से हम डायरेक्टली फिर एफबीडी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्री हो जाएंगे, अगर ये पार्ट क्लियर हुआ तो। क्या होता है देखो, एक कंसेप्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसी को हम बोलते हैं एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, राइट डाउन। there are two types of frictional forces, there are two types of frictional forces, काय रडते ऋतुजा, there are two types of frictional forces, number one static frictional force, मार्क्स कमी पडले म्हणून का, मी तर काय बोललो नाही आज, आपल्यावर काही नाही, ठीक आहे। नंबर वन स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड नंबर टू कायनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। आता प्रत्येक वेळी आपण फोर्स जरी नाही म्हटलो इथून पुढं, उसकी मीनिंग सेम है। म्हणजे जर मी फक्त स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है मैंने, तो उसका मतलब क्या होगा, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कायनेटिक फ्रिक्शन बोला है तो उसका मतलब क्या होगा, फोर्स ड्यू टू कायनेटिक फ्रिक्शन। राहील लक्षामध्ये, म्हणजे फोर्स नाही म्हटलो तरी पण त्याची मीनिंग फ्रिक्शनल फोर्स एवढीच घ्यायची आहे, ठीक आहे। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। The frictional force which acts on the body till body is at rest, मतलब जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हे कळतं पण आपल्याला, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, अगर बॉडी मोशन में सेट होगी तो वहाँ पे कौन आएगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। फिर उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब समझ में आ गया, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, लेकिन बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट में। जब तक बॉडी मोशन परफॉर्म नहीं करती है तब तक जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं एज ए फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, या फिर सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन, क्लियर है। एंड ये स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, स्टार मार्क करके लिखो, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी विथ स्टार मार्क,
frictional force is directly proportional to the frictional force is directly proportional to the frictional force is directly proportional to the बाहेर बसायचं भेटेल थोडा वेळ ऋतुजा. हां, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टॅक्ट फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. असं का? क्योंकि ये दोनों एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट है. ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अगर ज़्यादा रहेगा तो अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट फोर्स को ज़्यादा होने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा रहेगा. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. यानी एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एन. देयरफॉर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम कांस्टेंट लेके आएंगे एंड इस कांस्टेंट को बोला जाएगा एज ए म्यू. एंड म्यू का मतलब यहाँ पे होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, कारण इथं एस लिहिलंय, कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. तो एफ एस बनेगा म्यू एस इंटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. एफ एस म्यू एस इंटू एन. म्यू एस का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन का मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस. अब ये म्यू एस का यूनिट बोलो आकांक्षा. न्यूटन पर मीटर का काय? मग कॉन्स्टंटला युनिट नसतात का? युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटला युनिट नाही का? मग याला अँगलचं युनिट आहे. व्हेरी गुड, म्हणजे थिटा. काय संस्कृती युनिट? यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मतलब भी कौन है? फोर्स है. यह मतलब कौन है? फोर्स है. तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसका मतलब ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. इट्स ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट. क्लियर? तो इसका मतलब इसके बाद में हम जब कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन. सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था जब सर्क्युलर मोशन में हम बँकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे थे. ठीक आहे, तिथं फक्त मी इंट्रोड्यूस केलं होतं. नंतर कसा येतो काय येतो डिटेलमध्ये आपण बघणार आहे, तर हे बघितलं आपण. कळालं? तो फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय म्यू इंटू एन. एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अगर स्टैटिक बोला है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरा कौन सा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, अब कंडीशन क्या है? देखो कि एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. एक सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक को प्लेस किया है. आपको बोला है कि ये ब्लॉक का जो मास है वो है 20 kg एंड इन दोनों के बिटवीन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपको दिया है 0.30 है. तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू इंटू एन करके. अभी म्यू तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, एन दिया है क्या? तो एन के लिए हमारी पहले वाली कंसेप्ट, पहले हमें मालूम है कि वेट एक्ट होगा mg विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. कितना है mg? 200 न्यूटन. और कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे? होगा ना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, यानी एन. अभी बॉडी को कहीं से भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव होने वाली है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y कितना है? 0 है. इसका मतलब प्लस y के अलोंग n है, तो ये बनेगा n पॉजिटिव. माइनस y के अलोंग mg है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 200 इक्वल्स टू 0. यानी n इक्वल्स टू क्या आ गया? 200 न्यूटन आ गया. n कॅन्सल करू नका. इकडे नॉर्मल आहे त्याची मीनिंग, तिकडे न्यूटन त्याची मीनिंग. कळालं? तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया? वेरी गुड. कैसे? 0.3 इंटू 200 कितना आ रहा है? 60 न्यूटन. मतलब गिवन सिचुएशन में ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना है? 60 न्यूटन है. क्लियर है? हे लिहून झाले का? हा पार्ट ही डायग्राम ड्रॉ करून लिहून घ्या.
नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे F इतना। तो आपको बोला है कि फर्स्ट केस में हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो है 50 न्यूटन। तो अगर मैं इस ब्लॉक को 50 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करूंगा तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हम देखते हैं फिर से, ब्लॉक वही है, सरफेस वही है। अब ये ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो एम जी एंड एन ड्रॉ नहीं किए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म ही नहीं होती है। हम ब्लॉक को मूव करने के लिए अगर इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, डिले म्हणजे होगा। कितना होगा, 60 न्यूटन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि उसको रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। यानी कंडीशन क्या बन रही, देखो अप्लाई किया था 50 न्यूटन और वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है, 60 न्यूटन। अगर हम समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल्स टू ma करेंगे तो यहाँ पे फोर्स अलोंग प्लस x कितना है 50, फोर्स अलोंग माइनस x कितना है 60, मास कितना था 20 इंटू ए, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है 10/20 मतलब ये आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आ रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। होतं का असं, हे कसं काय झालं, आपलं काही चुकलं का, आतापर्यंत आपण NLM मध्ये एवढे एफर्ट्स घेतले, FBD शिकलो, फोर्सेस शिकलो, आपण तेच अप्लाय केलं ना। हे बघा याच्यामध्ये मी काही एक्स्ट्रा अप्लाय केलेलं नाही, काही काही सोडलेले पण नाहीत कन्सेप्ट, असं का झालं। हां थांबा, शुभम आन्सर सांगतोय। हां, बॉडी इकडल्या साईडला मूव्ह होईल, व्हेरी गुड, कारण ॲक्सलरेशन निगेटिव्ह आहे। इथं कळतंय का काय केलं आपण बोर्डवर, सगळ्यांना क्लिअर आहे? नाही थोडा मी सांगतो त्यानंतर विचार करा, पण हे तर क्लिअर आहे का तुमच्या डोक्यात, काहीतरी येतंय, कळतंय मला की असं कसं काय झालं आहे ना। अप्लाय केला 50 न्यूटन, ब्लॉक तर मूव्ह व्हायला नव्हता पाहिजे, मग इकडे ब्लॉक चालला कसा, बरं झाला तरी मूव्ह, कंडिशन काय आहे, आपण इकडे प्रेस करतोय आणि तो इकडे यायला लागला, इथं जादूच व्हायला लागली, बरोबर आहे की नाही। फॉर एक्झाम्पल मला लॅपटॉप तिकडे प्रेस करायचा, मी इकडून फोर्स अप्लाय केला, लॅपटॉप इकडे येऊन पडेल, आज झालं तर काय होईल, बट हे तर असंच होतंय ना इथं। नाही 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 ते होणार नाही, त्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहे, पण हे क्लिअर आहे का असं होतंय म्हणून, कन्फर्म, म्हणजे प्रॅक्टिकली नाही बट आपल्या कन्सेप्ट जर आपण अप्लाय केल्या थेरॉटिकली असं होतंय, क्लिअर आहे। याच्यामध्ये कोणाला काही कन्फ्युजन, ॲक्सलरेशन मायनस कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, यहाँ तक क्लिअर आहे, बट असं प्रॅक्टिकली नेचरमध्ये होतच नाही, हे आपल्या लक्षात आलं म्हणून आपण तिथे एक पॉईंट ॲड केलाय जो तुम्ही लिहिलाय, काय लिहिलंय लास्ट स्टेटमेंट, व्हेरी गुड, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ ॲडजस्टिंग फोर्स, कळालं ना, जेवढी गरज आहे तो तेवढाच अप्लाय होतो, विनाकारण आहे 50 न्यूटन 60 न्यूटन सगळ्याच्या सगळ्या एकदम अप्लाय होत नाही, जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेवढाच तो अप्लाय होतो, म्हणून सगळ्या गोष्टी बॅलन्स मेंटेन राहतात, कळालं ना। याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ हा आहे की जे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है इसका मतलब होता है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस कैन एक्सर्ट, वो कितना है 60 न्यूटन। तर आता सगळे व्यवस्थित कंडीशन लक्षात घ्या, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग होता है मतलब खुद को एडजस्ट करता है, कैसे एडजस्ट करता है, इन सच अ वे दैट जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल नहीं बनता है, जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल नहीं बनता है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। कळतंय का मी काय बोलतोय ते, हे बघा जोपर्यंत आपण अप्लाय केलेला फोर्स हा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्सच्या इक्वल बनत नाही, जैसे ही सिचुएशन है, फ्रिक्शनल फोर्स 60 है, अप्लाई कितना किया था 50 किया था, तब तक फ्रिक्शनल फोर्स खुद को एडजस्ट करता है, कैसे एडजस्ट करता है, जितना फोर्स अप्लाई किया था त्याला कॅन्सल करायला जेवढी गरज असेल तो तेवढाच ऍक्ट होतो, कळालं ना, विनाकारण तो एनर्जी खर्च करत नहीं। इसका मतलब आपको अगर बोला गया है कि F अगर हमने 50 न्यूटन अप्लाई किया है तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 50 न्यूटन ही होगा। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स यहाँ पे F इक्वल्स टू 52 न्यूटन बना दिया तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 52 न्यूटन ही होगा। अगर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई किया था यानी कैपिटल F उसको 59 न्यूटन बना दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 59 न्यूटन ही होगा। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट होगा 60 न्यूटन एक्ट होगा। समझ में आ रहा है?
लेकिन इसके बियॉन्ड फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज नहीं हो सकता। मतलब ये लिमिट है कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस कैन प्रोवाइड, इसलिए उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि अब इसके बाद में मैं अप्लाई करूंगा अप्लाइड फोर्स एज ए 62 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 60 न्यूटन ही होगा, 62 हो शकत नहीं, क्योंकि उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ रहा है। जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल नहीं होता है, फ्रिक्शनल फोर्स खुद को एडजस्ट करता है। और कैसे एडजस्ट करता है, वो हर बार इक्वल है। किसकी इक्वल है, हे बघा इकडं अप्लाय 50 केला होता फ्रिक्शनल फोर्स 50, अप्लाय 52 केला होता फ्रिक्शनल फोर्स 52, अप्लाय केलेला फोर्स 59 आहे, फ्रिक्शनल फोर्स 59 आहे, अप्लाय केलेला 60 आहे, फ्रिक्शनल फोर्स 60 आहे। बट याच्या बियॉन्ड तो इन्क्रीज होऊ शकत नाही। हे आपल्याला कसं कळालं, हे आपल्याला कळालं एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन करून। उसके बाद में फिर इसको 62 करो या फिर 6000 करो या फिर 60,000 करो, फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा, हाँ 60 न्यूटन ही रहेगा, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये होता है उसका सेल्फ एडजस्टिंग का पार्ट। अभी लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। नाही, तो अबाउट टू मूव असेल, अबाउट टू मूव म्हणजे रेडी झाला एकदम, अजून थोड़ा फोर्स भेटला। जैसे यहाँ पे ये 62 है, ये 60 है, तो नेट एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, होगा। कितना होगा 62 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20, 2 बाई 20, 1 बाई 10, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर वो मोशन परफॉर्म करेगा। हो बरोबर आहे, लिहा काय लिहिलं, लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। Limiting friction or limiting frictional force is the maximum frictional force, maximum frictional force, maximum frictional force surfaces can provide, surfaces can provide, surfaces can provide। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, इफ नंबर 1 लिया, इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज less than limiting frictional force, then frictional force will be equal to the applied force, frictional force will be equal to the applied force, frictional force will be equal to the applied force। Next, number 2, if applied force, if applied force is equal to the limiting frictional force, if applied force is equal to the, if applied force is equal to the limiting frictional force, then frictional force provided by the body is equal to the maximum limiting frictional force। If applied force is equal to the limiting frictional force, then frictional force provided by the surface is maximum। नहीं कळलं, if applied force is equal to the limiting frictional force, then frictional force provided by the surface will be maximum, and that is equal to limiting frictional force, that is equals to limiting frictional force। एंड नेक्स्ट केस क्या होगी, व्हेन वी एक्सीड
नाही नाही, याच्यामध्ये एक पॉईंट ॲड करा. देन बॉडी इज अबाउट टू मूव्ह होणार नाही, बॉडी काय करेगी, अबाउट टू मूव्ह. अबाउट टू मूव्ह कळतं ना, वेरी गुड. देन बॉडी इज अबाउट टू मूव. एंड इसके बाद में थर्ड केस क्या होगी, when applied force becomes greater than, when applied force becomes greater than, when applied force becomes greater than applied force becomes greater than limiting frictional force, body will experience kink or jerk, झटका, धक्का. बॉडी विल एक्सपीरियंस किंक और जर्क और झटका. and will perform motion, and will perform motion. And will perform motion in which a constant frictional force will act on the body, known as kinetic friction, known as kinetic friction. known as kinetic friction. कळलं स्टॅटिक अँड कायनेटिक मधला डिफरन्स काय असतो. मग नेक्स्ट पॉईंट, हो युनिफॉर्म वेलोसिटी असेल तर मग सुरुवातीला ॲक्सेलरेशन परफॉर्म करेल ना, जोपर्यंत युनिफॉर्म वेलोसिटी अटेंड करत नाही तोपर्यंत. हो ना, 0 पासून तुला जी युनिफॉर्म वेलोसिटी घ्यायची की नाही तोपर्यंत ती ॲक्सेलरेटेड मोशन्स परफॉर्म करते ना. राईट डाऊन नेक्स्ट पॉईंट. हो राईट डाऊन नेक्स्ट पॉईंट. क्या लिखा, काहीच नाही लिहा. इट इज ऑब्झर्व दॅट बेंच खालून पण येऊ शकतो. इट इज ऑब्झर्व दॅट एफर्ट्स रिक्वायर्ड. तू कुठं चालली चैताली, तुझं पण. इफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड, काय लिहिलंय तुम्ही, टू मेंटेन बॉडी इन मोशन. It is observed that efforts required to maintain the body in motion, is less than efforts required to set body in motion. हे पटतंय का, पण असं होतं का, मतलब बॉडी को मोशन में मेंटेन रखने के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वो कम होते हैं मोशन में सेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उससे. बरोबर आहे का. जैसे गाडी स्टार्ट केल्यानंतर 4th गिअरमध्ये मोशन मध्ये सेट होत नाही, पण एकदा स्पीड अटेंड केली की 4th गिअरमध्ये चालू शकते. कळतं ना. 4th गिअर आणि 1st गिअरमध्ये काय डिफरन्स असतो, हा पहिला असतो तो चौथा असतो है ना, 3 गिअरचा डिफरन्स असतो. व्हेरी गुड. क्या डिफरन्स होता है, जसं की फॉर एक्झाम्पल स्लोप आ गया, चढ आलाय, तिथं आपण गाडीला काय करतो, 4 वरून 5th वर शिफ्ट करतो का, सेकंड वर घेऊन येतो. मतलब फर्स्ट गियर पे जो पावर मिलने वाली वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 4th गियर. इसलिए बॉडी जब मोशन में सेट करते हैं तो उसको फर्स्ट गियर में मॅक्स टू मॅक्स लय भारी असेल बुलेट तर सेकंड गियर बरोबर. अदरवाइज आपल्याला फर्स्ट मध्येच त्याला शिफ्ट करावं. कळालं. ऐसे क्यों, क्योंकि बॉडी को मोशन में सेट करने के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा होते. का ज़्यादा असतात, याचं कारण असं असतं की फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक का होता है वो ग्रेटर होता है एज दैट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो काइनेटिक का होता है. एंड इसको अगर थोड़ा सा और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता है कहाँ तक,
ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तक, ये कौन है, एफ, एफ मतलब अप्लाइड फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 45 डिग्री का एंगल आता है, म्हणजे अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया, उसके साथ कौन बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, कहाँ तक, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आता है तब तक, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, उसके बियॉन्ड अगर हम अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, किंग, जर्क, झटका, और उसके बाद में ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, तो ये बनेगा एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी होता है, इसलिए उसको बोला है कि वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग नहीं का, इसलिए वो यूनिफॉर्म है, एक बार बॉडी मोशन में शिफ्ट नहीं है तब तो वो जीरो रहेगा, जब एक्ट होगा तब पूरा का पूरा एक्ट होगा, ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है वो चेंज नहीं होगी। ड्रॉ करा ग्राफ। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या करेंगे आज। 140 कहाँ से स्टार्ट होता है फ्रिक्शन, 134 टू 145, ये जो नेक्स्ट 11 एग्जांपल्स है ये आपको सॉल्व करने आज, 11 एग्जांपल्स है फॉर होमवर्क। यू विल फाइंड दैट कि जो एनएलएम में था पूरा का पूरा वही है, बस यही एक कंसेप्ट न्यू है कि एक्स्ट्रा का फोर्स वहां पे कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना डेटा रिक्वायर्ड था वो हमने डिस्कस किया है, ट्राई करो, हुए सॉल्व तो ठीक है, अदरवाइज कल के लेक्चर में पहले हम इनके डाउट्स सॉल्व करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, थैंक यू। आणि Recording stop.